नमस्कार साथियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी विषय की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें मैं केवल शर्मा लेक्चरर इंग्लिश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लासेज में हमने शुरू कर रखी है जो फ्लेमिंगो बुक है उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दूसरा चैप्टर है इसके अपने दो पार्ट हैं, दो भाग हैं और उसका पहला भाग जो है वो हम पढ़ रहे हैं। आपको ये भी बताया था कि ये चाइल्ड लेबर पर आधारित लेसन है, बाल श्रम पर आधारित लेसन है। पॉवर्टी यानी गरीबी जो है वो इसकी एक थीम है और चाइल्ड लेबर भी इसकी थीम है। और इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो सीमापुरी दिल्ली से संबंधित है और उसमें मुख्यतया जो है वो साहेब को लेकर बात बताई जा रही है। और दूसरा जो पार्ट है वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को लेकर है, जिसमें बेंगल इंडस्ट्री की बात होगी, जो अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी अपन जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं उसका आगे का भाग आज हम शुरू करते हैं। और ये आपको पता है कि आपको बताया था कि सीमापुरी जो दिल्ली है वो एक स्लम एरिया है, तो उसके बारे में तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको बताई जाएगी, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। आज की क्लास के अंदर अपन जो है वो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डेस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी अस्लम एरिया, एक तो ये पढ़ेंगे। सीमापुरी का विस्तृत विवरण जो ऑथर है वो देगी अनीस जंग, जो इस लेसन की ऑथर है। और सीमापुरी एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी झोपड़ वाला एरिया है, होम फॉर रेग पिकर्स फ्रॉम ढाका। और ये जो रेग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले, ये कचरा बीनने वाले कहां से आए हैं ये आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये ढाका से आए हैं। ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश कहां है ये आपको मैप में बताया था। नो बेसिक फैसिलिटीज इन सीमापुरी। तो जो ऑथर है वो सीमापुरी का विजिट करती है, जाती है सीमापुरी खुद, और सीमापुरी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं तो वो बताती है। तो वहां पर कोई बेसिक फैसिलिटीज, सुविधाएं, सामान्य आधारभूत सुविधाएं जो है, सामान्य सुविधाएं नहीं है वहां पर। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रेग पिकिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सीमापुरी में सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब है जीवन का अस्तित्व बनाए रखना, और वहां पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने का मतलब है सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रेग पिकिंग, कचरा बीनना। साहेब लव्स टेनिस गेम, साहेब टेनिस का खेल पसंद करता है, इसके बारे में भी जिक्र आएगा। और ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और अंत में वो जो है वो जब साहेब का पार्ट लेशन में खत्म होता है तो वो एक टी स्टॉल पे काम करता हुआ पाया जाता है। रेग पिकिंग वो छोड़ देता है, कचरा बीनना वो छोड़ देता है, लेकिन वो टी स्टॉल पे काम करके हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना मालिक खुद नहीं है। ये भी अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में ये जो आज पार्ट पढ़ेंगे उसकी वोकेबलरी यानी जो वर्ड मीनिंग्स है, शब्द भंडार है, उसको भी पढ़ेंगे इस पार्ट की। और फिर से हम क्विक रिवीजन करेंगे इस पहले भाग का, जो साहिब वाला और सीमापुरी वाला जो भाग है। तो शुरू करते हैं, चलिए। मैं ये चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबे ना हो ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना आए। पिछला वीडियो चूंकि उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन डाली थी और कुछ अन्य अदर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी, तो थोड़ा सा उसका जो लेंथ है वीडियो की वो लंबी हो गई थी। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि 40-45 जो एक पीरियड होता है स्कूल का, लगभग उसी के अनुरूप आपकी वीडियोज हों, तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। पर कभी कभार कोई वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप उसको फिर दो पार्ट में देख लें, दो भागों में देख लें, बीच में रोक लें, आपके पास ऑप्शन है। और चलो शुरू करते हैं। देखो, तो लेसन का जो अगला भाग है वो यहां से शुरू होता है। तो यहां पर जो राइटर है अनीस जंग, अनीस जंग जो है वो जाती है सीमापुरी। क्यों जाती है? क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है और राइटर है, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। वो चाहती है कि मैं पता लगाऊं कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो चूंकि वो कहती है माई अक्वेंटेंस यानी परिचय, चूंकि मेरी परिचय या जान पहचान, मेरी जान पहचान हो जाती है किससे? विद द बेयरफुट रेग पिकर्स। वो जो बेयरफुट, ये नंगे पांव, फिर से बता देता हूं, हालांकि ये चीजें पहले बताई हुई है आपको। नंगे पांव जो रेग पिकर्स है, जो कचरा बीनने वाले हैं, वो परिचय, वो जान पहचान मुझे ले जाता है
मुझे ले जाता है। इस पार्ट का टेक्स्ट को मैंने यहां पर इस प्रकार से पीडीएफ फाइल बनाई है कि बीच में आपको काफी जगह मिल जाए। लगातार हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो ठीक करने की और कोशिश कर रहे हैं। तो माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर लीड्स, मुझे ले जाता है, ये जो मेरी जान पहचान है वो बेयरफुट रेग पिकर्स के साथ, वो मुझे ले जाती है। लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी जो है वो a place on the periphery of the दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से मैं समझा देता हूं। तो कहां ले जाता है मुझे? वो सीमापुरी ले जाता है। कौन ले जाता है? क्योंकि मेरी अक्वेंटेंस है, मेरा परिचय है, मेरी जान पहचान हो गई है। किन से? बेयरफुट रेग पिकर से। उसकी वजह से मैं सीमापुरी जाती हूं। और सीमापुरी एक ऐसा स्थान ऑन द परिफेरी का मतलब है बाहरी सीमा पर है, बाहरी सीमा पर है, एकदम बाहरी, जो जहां पर जो दिल्ली जैसा महानगर है वहां पर उसके एकदम आउटस्कर्ट्स का मतलब भी परिफेरी होता है। एकदम मतलब जहां से शहर शुरू होता है, एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि शहर के अंदर ही है। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके हैं, वो आमतौर पे जो शहरों के किनारे पर होते हैं। तो ये किनारे पर है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। वैसे तो ये दिल्ली की बाहरी सीमा पर ही है, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी दिल्ली से मीलों दूर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब पूछा जाएगा मेटाफोरिकली, जिसका मतलब है प्रतीकात्मक रूप से, लाक्षणिक रूप से। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है राइटर, क्या कहना चाह रही है यहां पर राइटर, कि जो सीमापुरी है वो कहां पर है? ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है। दिल्ली की बाहरी सीमा पर है सीमापुरी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, प्रतीकात्मक रूप से ये मीलों दूर है। कारण क्या है कि दिल्ली एक महानगर है, इसका क्वेश्चन भी आएगा, बताएंगे आपको, समझाएंगे। पर दिल्ली एक मेगा सिटी है, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की कैपिटल है, भारत की राजधानी है। यहां पर केंद्र सरकार है ना, यूनियन गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ है। और तो और यहां पर अमीरों की पूरी पोश इलाका है, बस्तियां हैं, पूरा ग्लैमर है, चकाचौंध है। दिल्ली हम जाते हैं तो पता चलता है कि भारत कितना एक डेवलप्ड सिटी है, कंट्री है, विकसित देश है, क्योंकि वहां पर वो महानगर की चकाचौंध है। लेकिन सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जिसमें सामान्य सुविधाएं भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। और यहां पर कौन रहते हैं? यहां पर ये रेग पिकर्स रहते हैं, ये कचरा बीनने वाले रहते हैं, और ये जो है वो वंचित है, सामान्य चीजों से वंचित है। ये गरीबी से, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ये गरीबी से जो है जकड़े हुए हैं। इसलिए कहा है कि दिल्ली वैसे सीमापुरी वैसे तो दिल्ली में ही है, पर दिल्ली की से अगर तुलना करें, दिल्ली से अगर हम उसको करें, कंपैरिजन करें, तो आपको लगेगा कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली से मीलों दूर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिल्ली से मीलों दूर, 500-700 किलोमीटर दूर कोई दूर पिछड़ा हुआ इलाका हो, वैसा ही है सीमापुरी, लेकिन है दिल्ली में। इसलिए कहा है कि मेटाफोरिकली ये जो है वो माइल्स अवे फ्रॉम इट, है ना, ये है ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमावर्ती पर क्षेत्र उसमें ही है, पर ये दिल्ली से मीलों दूर है। फिर देखो यहां कौन रहता है और क्या है। दोज हु लिव हियर, दोज यानी वे लोग, वो जो यहां रहते हैं, वो जो यहां रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स का मतलब शरणार्थी, यहां पर इसका मतलब है शरणार्थी, या जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, बिना परमिशन रहने वाले, अवैध तरीके से रहने वाले, इलीगली रहने वाले, जो यहां पर बिना परमिशन आए हैं। दोज हु लिव हियर, जो यहां पर रहते हैं, वो लोग कौन है? वो स्क्वाटर्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्क्वाटर्स, शरणार्थी है, इलीगली रहने वाले हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, विदाउट परमिशन रह रहे हैं। और हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971,
और वो कहां से आए हैं? वो आए हैं बांग्लादेश से। कब आए? 1971 में, 1971 में। आपको पता है कि थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि 1971 के अंदर, 1971 के अंदर इंडो पाक वॉर हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के दौरान, उस युद्ध को आप जानिए, उसको पढ़िए, चाहे आपका सब्जेक्ट है चाहे नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसका एक वो पार्ट है। और उस 1971 के वॉर के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के अंदर, भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर जो है वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश बना था। क्यों बना था? क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था ना, जब बंटवारा हुआ था, तो इतिहास का विषय है, आप जानिए इसको, कि दो पार्ट में पाकिस्तान बना था। एक पाकिस्तान जो वर्तमान में है वो तो था ही, एक जो पूर्वी इलाका है बंगाल से लगता हुआ, वहां पर पूर्वी पाकिस्तान बना था। और बनने के बाद से ही वो लोग आजाद होने की मांग उठा रहे थे। और 1971 में जाके वो पूर्वी पाकिस्तान जो है उसने बांग्लादेश का रूप ग्रहण किया। तो ये इतिहास का और अपनी आजादी के बाद के इतिहास का एक रोचक विषय है कि किस प्रकार से 1971 में इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और हमारे जो उस युद्ध में सेनापति थे सैम मोनेक्सा, उनके बारे में आप जानिए। सैम बहादुर जो मूवी आई है वो देख सकते हैं आप। तो वो लोग, अच्छा, वो जब बांग्लादेश के अंदर ये हुआ ना, ये कई 4-5 सालों तक ये मतलब उथल पुथल चली थी, अशांति का माहौल था वहां पर, युद्ध से पहले भी और युद्ध के बाद भी। तो उस दौरान बहुत सारे जो लोग थे वो भारत के अंदर आ गए, दौड़कर उन्होंने भारत में शरण ली। और ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। वो जो लोग यहां रहते हैं वो स्क्वाटर्स है, शरणार्थी, इलीगली तरीके से रह रहे हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिलीज अमंग देम, साहेब का परिवार भी, साहेब्स फैमिली, साहेब का परिवार भी अमंग देम, उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक है। यानी साहेब की जो फैमिली है, साहेब के जो परिवार है, वो भी जो 1971 में जो आए थे स्क्वाटर्स, उनके साथ आए थे और वो अब यहां पर रह रहे हैं। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब उजाड़ इलाका, उजाड़ क्षेत्र, सूना क्षेत्र आपको कह सकते हैं। सीमापुरी जो है वो तब एक उजाड़ एरिया था, ज्यादा बसा हुआ एरिया नहीं था। इट स्टिल इज, ये सीमापुरी तब एक विल्डरनेस, उजाड़ क्षेत्र था, और ये अभी भी स्टिल का मतलब स्थिर और शांत भी होता है, और यहां अभी भी, ये अभी भी है, फिर भी होता है इसका अर्थ, फिर भी हो सकता है। तो ये अभी भी स्टिल इट इज, ये अभी भी वैसा ही है, उजाड़ क्षेत्र ही है, विल्डरनेस ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। उजड़ा हुआ ही है, कौन सा इसमें सुविधाएं आ गई है, पर ये एम्प्टी नहीं है, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। अब ये खाली नहीं है, अब ये खाली नहीं है, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। सीमापुरी का बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कौन है यहां पर? स्क्वाटर्स हैं। कहां से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। रेग पिकर्स रहते हैं। कब आए थे? 1971 में आए थे। और ये एक विल्डरनेस इलाका है, ये स्टिल इट इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचे, यानी घर, मड हाउसेस, मिट्टी के घर, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घर, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी ये जो लोग यहां रहते हैं उनके स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के ढांचे हैं। घर तो क्या है, ढांचे बने हुए हैं, ठीक है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टापोलिन, और उन पर छतें लगी हुई है, छत जो है वो लगी हुई है उन पर टिन जो अपने होता है, टिन की छतें नहीं डालते। और टापोलिन होता है मोटा तिरपाल, तिरपाल की छतें लगी हुई है। डिवॉइड ऑफ
सुइज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर आगे आएगा। डिवॉइड ऑफ सुइज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। डिवॉइड ऑफ यानी वंचित है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड है, मिट्टी के घर हैं, टिन और टापोलिन की छतें हैं, रूफ्स हैं। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ यानी वंचित है, वंचित है। वंचित का मतलब नहीं है, अभाव है, कमी है इनमें। डिवॉइड ऑफ, वंचित है। सुइज, सुइज का मतलब होता है गंदे पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी वगैरह, नालियां वगैरह, नालियां, नालियां, पानी, गंदा पानी निकलने के लिए नालियां वगैरह कुछ नहीं है। ड्रेनेज, ड्रेनेज भी निकासी होता है, जल निकासी का कोई प्रबंधन नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सुइज और ड्रेनेज नहीं है, आप दोनों वर्ड याद रखें। डिवॉइड ऑफ सुइज, ड्रेनेज, सुइज और ड्रेनेज, डिवॉइड ऑफ सुइज और ड्रेनेज दोनों से वंचित है। और साथ में रनिंग वाटर, पानी के नल भी नहीं है। ये बेसिक अमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज यहां नहीं है। यहां पर लिव 10,000 रेग पिकर्स। देखो कितना बड़ा वो आंकड़ा है, कितना बड़ा फिगर है। यहां पर 10,000 रेग पिकर रहते हैं, कचरा बीनने वाले। कितने? लगभग 10,000 की संख्या में। 10,000 जो है वो रेग पिकर्स रहते हैं। आप सोचिए, छोटे मोटे गांव की पॉपुलेशन नहीं होती इतनी, यानी 10,000 रेग पिकर, अपने आप में कितना बड़ा फिगर है ये। सीमापुरी में रहते हैं। ये सब डेटाज और ये सब फैक्ट्स आपको इसका सीमापुरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें लिखने हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years। अब ये लेशन जो है वो बहुत पुराना है। इसको मैं विडंबना ही कहूंगा कि सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है। यानी राइटर क्या कहती है कि उन्हें यहां रहते हुए 30 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। मोर देन 30 years, उन्हें यहां रहते हुए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से भी ज्यादा समय से वो यहां रह रहे हैं। यानी 71 से अगर हम जोड़ें तो 2001 के अंदर, 1971 से अगर जोड़ें तो 2001 में 30 साल हो रहे हैं। अब तो 30 क्या, कितने हो गए? यानी 1971 से 2024 लगभग 55-54 साल, 53 साल, 53 years, 53 years होने को आए हैं। तो दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years। राइटर यहां जब ये लेसन लिखा गया था तब की बात है कि वो यहां पर 30 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, पहचान, विदाउट जहां लग जाता है यानी के बिना, के बिना, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, परमिट्स का मतलब अनुमति, अनुमति का मतलब कोई वैलिड परमिशन नहीं है। स्क्वाटर्स है ना, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, शरणार्थी है एक तरीके से, तो उन्हें वैलिड परमिशन नहीं है सरकार की तरफ से, या ऑफिशियल परमिशन इनको नहीं है। लेकिन उनके राशन कार्ड बन गए, बट विद राशन कार्ड्स, है ना। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहां पर 30 सालों से बिना किसी पहचान के, बिना अनुमति के रह रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड, बट विद राशन कार्ड्स। और राशन कार्ड से दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। तो राशन कार्ड की मदद से उन्होंने अपने नाम किस में जुड़वा लिए हैं? वोटर लिस्ट में जुड़वा लिए हैं। राशन कार्ड की मदद से उन्होंने अपने नाम मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वा लिए हैं। एंड और वो राशन कार्ड इनेबल योग्य बनाता है उन्हें, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड बन चुका है, योग्य बनाता है, समर्थ बनाता है। इस बात के लिए योग्य बनाता है, किस बात के लिए? टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। राशन कार्ड से वो थोड़ा बहुत जो अनाज मिलता है खाने के लिए, वो अनाज जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उनकी और कोई पहचान नहीं है। और वोटर लिस्ट में नाम होने से वो वोट बैंक जरूर बन गए हैं। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उन्हें वोटों से मतलब है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर है, जो कि उन्हें अनाज खरीदने के लिए योग्य बनाता है। और वो कहते हैं हमें पहचान का करना क्या है,
हमें परमिशन का क्या करना है, हमें पहचान का क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं हमारे लिए तो ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है। देखिए क्या है ये, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोर इंपॉर्टेंट यानी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, मोर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो भोजन है। हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट चीज भोजन है। फॉर सर्वाइवल, किसके लिए, सर्वाइवल। ये वर्ड बार बार आएगा और आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी, इस वर्ड को तैयार कर लीजिएगा। सर्वाइवल का मतलब है जीवन, जी पाना, अस्तित्व बनाए रख पाना, किसी तरीके से अस्तित्व का संघर्ष, अपना अस्तित्व, अपना जीवन बनाए रखना, किसी तरीके से जीवन जी पाना, ये सर्वाइवल है। वो कहते हैं कि हमारे लिए देन की बजाय एन आइडेंटिटी, क्या करेंगे हम पहचान का, हम पहचान का क्या करेंगे। हमारे लिए पहचान की तुलना में, पहचान की बजाय हमारे लिए तो फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जीवन जीना है किसी तरीके से, हमारा सर्वाइवल बनाए रखना है, अस्तित्व बनाए रखना है, उसके लिए हमारे लिए भोजन जरूरी है, हमारे लिए पहचान की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं वो, ये कोट किया है उसने, कोट किया है। कोट का मतलब होता है किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देना। जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों छापा जाता है तो उसको कोट करना कहते हैं, उद्धृत करना कहते हैं हिंदी के अंदर। और ये इन्वर्टेड कोमा में होता है। देखो इस चीज को आप समझे, जब इन्वर्टेड कोमा में कोई बात कही गई है, इसका मतलब राइटर ने वैसी की वैसी ज्यों की त्यों वो बात लिख दी है। क्या कहते हैं वो, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees। देखो ये लाइन समझते हैं, क्या कोट किया है। वो कहते हैं कि हमारे लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। हमारे लिए पहचान की तुलना में भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि अगर इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन में, दिन के अंत में, शाम को, इफ एट द एंड ऑफ द डे, रात को, हमारा टारगेट एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारा लिए इसी बात का संघर्ष है, इसी बात का स्ट्रगल है। देखो कितनी दारुण, कितनी मिजरेबल, कितनी पिटिएबल, कितनी पथेटिक कंडीशन है कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर दिन के अंत में, इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज, फीड का मतलब खिलाना, खाना खिलाना, भोजन खिला पाना, अगर हम हमारे फैमिलीज को, अगर हम हमारे परिवार को खाना खिला पाते हैं, यानी दिन में इतनी व्यवस्था, इतना कुछ कमा लेते हैं कि जिससे हमें शाम को भूखा ना रहना पड़े, एंड गो टू बेड, और हम बिस्तर पर जाएं, सोने, बिस्तर मतलब सोने जाएं, विदाउट एन एकिंग स्टमक। यहां पर एकिंग यानी बिना दुखे, एकिंग का मतलब दर्द होना, एक शब्द एक से बना है, दर्द होना, विदाउट के बिना, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना स्टमक, स्टमक, स्टमक उच्चारण है इसका, स्टमक यानी पेट, बिना पेट दुखे अगर हम शाम को, पेट दुखे का मतलब पेट दर्द किससे, अरे भाई खाली पेट अगर हम ना जाए, कहने का मतलब शाम तक अगर हमारे पास खाने की व्यवस्था हो जाए तो वी वुड रादर लिव हियर, हम यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे, हम यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे देन इन द फील्ड्स, बजाय उन खेतों के। कहां से आए वो, ग्रीन फील्ड से आए थे ना, शुरू में बताया ढाका के। तो वो कहते हैं कि जहां पर हमको रोटी मिल जाए, बजाय उन खेतों के जो खेत हमें गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे, उन खेतों की बजाय हम यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इफ एट द एंड ऑफ द डे इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दुखे यानी बिना खाली पेट, कहने का मतलब भरपेट अगर शाम को खाना मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे लिए इनफ है। देखो कितना बड़ा संघर्ष है कि सिर्फ खाने के लिए संघर्ष हो रहा है, तो हम यहां रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। से कौन कहता है, मैंने कहा था ना कोट है, ये उद्धृत किया है, से यानी कहता है, अ ग्रुप ऑफ वीमेन, अ ग्रुप ऑफ वीमेन यानी महिलाओं का एक समूह है, महिलाओं का एक समूह है, एक अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड का मतलब
कटी फटी, कटी फटी जीर्ण शीर्ण साड़ियां पहने हुए, कटी फटी साड़ियां पहने हुए। इतनी गरीबी की दशा है कि कपड़े फटे हुए हैं, फटे कपड़े हुए, फटी साड़ियां पहने हुए एक महिलाओं का एक समूह कहता है कि हमारे लिए तो भाई फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारे लिए तो हम शाम को खाना खा पाए इतना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उन खेतों का क्या करना है। जब मैं उनसे पूछती हूं, चूंकि एक जर्नलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है, ये क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, वो जानना चाहती है उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, तो सवाल करती है कि व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैं उनसे पूछती हूं, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूं कि क्यों उन्होंने छोड़ दी, दे लेफ्ट, क्यों छोड़ दी उन्होंने उनकी सुंदर भूमि, हरे भरे खेतों वाली, ग्रीन फील्ड्स वाली और नदियों वाली एंड रिवर्स, है ना। वो कौन, ये किस भूमि की बात हो रही है, ये ढाका की बात हो रही है, नदियों का देश है ना, नदियां खूब है उधर। तो वो ग्रीन फील्ड और हरे भरे खेत उन्होंने क्यों छोड़ दिए, जब मैं उनसे पूछती हूं, राइटर कहती है व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, और नदियों वाला और हरे भरे खेतों वाला वो जो क्षेत्र है वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया, तो उनका जवाब एक ही है, वो कहते हैं कि वेर एवर यानी जहां कहीं भी, वो क्या कहते हैं, जहां कहीं भी, दे फाइंड फूड, वो कहते हैं हमें जहां कहीं भी भोजन मिल जाए, यानी हमें ये लगे कि यहां हमारे पास हमारे लिए कुछ दिनों तक खाने की व्यवस्था हो सकती है, हमारे लिए यहां कुछ दिनों तक रोटी की व्यवस्था हो सकती है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी वो कहते हैं हमें भोजन मिले, दे पिच देयर टेंट्स, तो वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, पिच यानी गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स यानी तंबू जान गए, जो तिरपाल से, आपने नहीं देखा होगा सड़कों के किनारे और आसपास जो टापोलिन तिरपाल लगा के और जो ऐसे घर बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी हमें भोजन मिल जाए, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, और वही तंबू, वही टेंट्स, ये टेंट वो टेंट नहीं है जो अपने शादियों में यूज करते हैं, है तो वैसा ही टेंट, पर ये तिरपाल वाले अस्थायी टेंट है, दैट बिकम, और वही टेंट दैट बिकम बन जाते हैं ट्रेंजिट होम्स, ट्रेंजिट का मतलब अस्थायी, उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, यानी वही जो टेंट गाड़े उन्होंने, जहां कहीं भी उन्होंने देखा कि ये एरिया है, ये शहर है, इस शहर के आसपास हमें इस चीज में जो है वो खाने की व्यवस्था, हमें रोटी मिल जाएगी, हम यहां पर रेग पिकिंग कर लेंगे, कचरा बीन लेंगे या कोई और काम कर लेंगे, तो वहां पर वो अपने क्या गाड़ देते हैं, वो वहां पर अपने टेंट्स गाड़ देते हैं, तंबू गाड़ देते हैं, और वही टेंट जो है उनके ट्रेंजिट होम्स बन जाते हैं, अस्थायी घर बन जाते हैं। अस्थायी घर का मतलब कि वो कोई स्थायी घर नहीं है, वो कोई वहां परमानेंटली थोड़ी रहेंगे, जितने दिन वहां भोजन की व्यवस्था हो पाएगी उतने दिन रहेंगे और फिर कहीं और जगह पर चले जाएंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, अब वो बच्चे उन्हीं घरों में बड़े होते हैं, बच्चे ग्रो अप वृद्धि करना, बड़े होना, इन देम उन्हीं घरों में बड़े होते हैं, और वो जो बच्चे हैं वो भी फिर आगे चलकर क्या करते हैं, वो भी उन्हीं के पार्टनर बनते हैं। पार्टनर का मतलब भागीदार बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, वो पार्टनर बनते हैं। वो क्या करते हैं, चूंकि बताया ना कि वो स्कूल तो जा नहीं पाते, ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, फिर आ गया ना सर्वाइवल का मतलब अस्तित्व बनाए रखने में, है ना। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, अस्तित्व बनाए रखने में, जीवन जीने में किसी तरीके से वो भी फिर सहयोग करते हैं, वो भी वही काम करते हैं। और सर्वाइवल का क्या मतलब है भाई सीमापुरी में, बार बार क्वेश्चन आ सकता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में क्या है, मीन्स यानी मतलब है, अस्तित्व बनाए रखने का मतलब क्या है, जीवन जीने का मतलब है कि रेग पिकिंग करो, कचरा बीनो, कचरा बीनना ही जीवन जीने का वहां पर माध्यम है। और इतना फैल चुका है ये थ्रू द इयर्स, वर्षों के दौरान, वर्षों से, कई वर्षों से, क्योंकि 31 तो इस लेसन में ही बता रहा है ना, 30 इयर्स 31 इयर्स, थ्रू द इयर्स,
वर्षों से, इट हैज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड यानी ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ये जो रेग पिकिंग है ना, इसने ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? अक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। प्रपोर्शंस यानी का रूप, यहां पर अर्थ है इसका, का रूप। और किसका? दोबारा समझा दूंगा इस लाइन को, पहले वर्ड टू वर्ड जाने। और फिर फाइन आर्ट, फाइन आर्ट क्या होती है? ललित कला। पहले फाइन आर्ट समझ ले, फाइन आर्ट क्या होती है? हिंदी में इसको ललित कला कहते हैं, हिंदी वर्ड इसीलिए बता रहा हूं, बाकी फाइन आर्ट से याद रखें आप। फाइन आर्ट किसे कहते हैं? जिसमें स्किल की जरूरत होती है, जिसमें आर्ट की जरूरत होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, ये सारी फाइन आर्ट्स हैं, ये सारी ललित कलाएं हैं। ठीक उसी तरीके से वो क्या कहते हैं कि थ्रू द इयर्स, वर्षों के दौरान, इट हैज एक्वायर्ड, ये जो रेग पिकिंग है ना, इस रेग पिकिंग ने ग्रहण कर लिया है ललित कला यानी फाइन आर्ट का रूप ग्रहण कर लिया है। एक तरह की ये फाइन आर्ट बन गई है। जिस प्रकार से आपको कोई फाइन आर्ट सीखने के लिए, फाइन आर्ट करने के लिए आपको, जैसे आप ड्राइंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, आप स्कल्पचर सीखते हैं, तो आपको बरसों लगते हैं और फिर वो एक फाइन आर्ट बन जाती है। ठीक उसी तरीके से ये जो रेग पिकिंग है ना, ये रेग पिकिंग हैज, ये क्या बन गई है? थ्रू द ईयर, वर्षों के दौरान, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने ललित कला का रूप ग्रहण कर लिया है। फिर आ गया देखो, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। बार बार आया ना, प्रश्न आएगा, ये समझा देंगे। कचरा, गार्बेज यानी कचरा, उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, कचरा उनके लिए डेली ब्रेड, रोज की रोटी है। डेली ब्रेड, कचरा उनके लिए रोज की रोटी है। क्यों है भाई? समझो आप। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर, उनके सिर पर एक कचरा ही जो है वो छत है, छत का काम करता है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे भले ही टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। समझिए इस बात को। गार्बेज इज टू देम गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। क्यों? पहले भी बताया था आपको। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है, मतलब कचरा उनके लिए सोने के जैसा कीमती है। जिस प्रकार से सोने से हम चीजें खरीद सकते हैं, ठीक उसी तरीके से वो सोने जितना कीमती है कचरा, गोल्ड की जितना वैल्यूबल है। अगर कचरा नहीं होगा तो वो जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल का माध्यम है। ये उनकी रोज की रोटी है। इट इज देयर डेली ब्रेड, रोज की रोटी है, मतलब खाने को वो इस कचरे के द्वारा ही मिलता है। जब वो कचरे में से काम की चीजें इकट्ठा करते हैं और कबाड़ी जंक शॉप के यहां बेचते हैं, तो उन्हें कुछ अर्निंग होती है, कुछ आय होती है, कुछ इनकम होती है, जिससे वो रोटी खरीदते हैं, जिससे रोटी की व्यवस्था हो पाती है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उसी से उनके घर की छत बन पाती है, चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यानी टपकती हुई छत ही तो है भाई। टापोलिन की जो छत है, तिरपाल की तो छत है, तिरपाल की छत तो लीकिंग रूफ ही है, टपकती हुई छत ही है। लेकिन जो भी हो, छत तो है, छाया तो है ना। बट फॉर ए चाइल्ड इज इवन मोर, बच्चे के लिए ये और ज्यादा है। ये तो बड़ों के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन एक बच्चे के लिए, फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर यानी और ज्यादा है। बच्चों के लिए ये कचरा बीनना कुछ और ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए अभी रोचकता बनी हुई है, इंटरेस्ट बना हुआ है। क्यों? क्या कहता है वो साहेब? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कई बार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और कई बार तो 1 रुपया क्यों, कई बार तो एक 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। कौन कहता है ये? साहेब सेज, साहेब सेज, साहेब कहता है। His eyes lighting up, और जब वो ये ऐसा कहता है ना, तो उसकी आंखें चमक उठती है। ठीक, कई बार मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। तो क्यों नहीं छोड़ पाता हो? When you can find a silver coin in a heap of garbage, when you can find, जब आप ढूंढ पाते हो सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, कई बार तो चांदी का सिक्का मतलब चांदी के सिक्के की जितनी कीमती चीज, जरूरी नहीं है कि चांदी का सिक्का ही मिले, चांदी के सिक्के के जितनी कीमती चीज कई बार अगर मिल जाए तो आप जो है वो कचरा बीनना छोड़ते नहीं हो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप कचरा बीनना, स्क्राउंजिंग का मतलब वही खोजना, तलाश करना,
सर्च करना, लुक फॉर। तो यू डोंट स्टॉप, आप नहीं रोकते हैं, आप छोड़ते नहीं है, कचरा बीनना आप छोड़ते नहीं है। क्यों? उम्मीद बनी रहती है ना, होप बनी रहती है कि चलो आज कचरे का ढेर है ना, पूरा एक कचरे का ढेर कि यार इसको खंगालते हैं, पता नहीं इसमें क्या निकलेगा, पता नहीं, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। ऐसे इंटरेस्ट बना हुआ है उनका, कि वो बच्चे हैं अभी, उनको नहीं पता है कि निकलना क्या है। उनके बड़े जो वर्षों से ये काम कर रहे हैं ना, कुछ निकला तो नहीं, पर वो बच्चे हैं, उनके लिए ये एक क्या क्या आया देखो, फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उनके लिए उम्मीद बनी रहती है, होप बनी रहती है, फाइंडिंग मोर, और ज्यादा कुछ पाने की, और ढूंढने की, क्या पता कुछ और मिल जाए। इट सीम्स, यहां पर आ गई है ये बात, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग, कि बच्चों के लिए कचरे का एक अर्थ है, बच्चों के लिए कचरे का एक डिफरेंट यानी अलग, एक अलग अर्थ है, जो बड़ों के लिए, जो उनके एल्डर्स है ना, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, उनके लिए जो मतलब है कचरे का, उससे बच्चों के लिए कचरे का मतलब अलग है। कैसे? मैंने बताया ना कि भाई बरसों से ये काम उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है, पेरेंट्स को तो पता है कि मिलना क्या है, मिलना कुछ है नहीं है, बस ठीक है रोज की रोटी कमा ले, डेली ब्रेड कमा ले, एम्प्टी स्टमक ना जाना पड़े, भूखे पेट ना जाना पड़े। लेकिन बच्चे जो है ना, क्योंकि बच्चों का अभी जो एक उम्मीदों की दुनिया, एक कुछ पाने की दुनिया खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उनके लिए देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और कुछ पाने की दुनिया पड़ी है। तो इट सीम्स दैट फॉर ए चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग ए डिफरेंट, बच्चों के लिए एक अलग मीनिंग है, जो व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। क्या मीनिंग है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये जो कचरे का ढेर है ना, कोई कचरे का ढेर, वो इट इज रैप्ड, रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ, लपेटा हुआ है, इन वंडर, आश्चर्य में, आश्चर्य में लिपटा हुआ पैकेट है ये, सरप्राइज में लिपटा हुआ पैकेट है। आपको कोई गिफ्ट देता है पैक करके, तो वो रैप्ड इन वंडर है। आप जब तक उसको खोलते नहीं हो, तब तक एक उम्मीद बनी रहती है कि यार क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पता नहीं क्या है इसमें, कौन सी कीमती चीज निकलेगी इसके अंदर। ठीक उसी तरीके से, इन द सेम वे, बच्चों के लिए कोई कचरे का ढेर है ना, हीप ऑफ गार्बेज, कि यार ये कचरे का ढेर है, इस वाले ढेर को खंगालते हैं, इस वाले ढेर को स्क्राउंज करते हैं, निकालते हैं, इसमें पता नहीं क्या निकलेगा। तो तब ये कहा है कि चिल्ड्रन के लिए रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटा हुआ पैकेट है। फॉर द एल्डर्स, फॉर द एल्डर्स, एल्डर जो यानी जो बड़े लोग हैं, जो उनके परिवार के बड़े लोग हैं, उनके लिए तो बस एक ही बात है, उनके लिए तो इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये फिर आ गया, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अस्तित्व बनाए रखने का माध्यम है, जीवन जीने का माध्यम है। इस प्रकार से चलती है। वन विंटर मॉर्निंग, फिर आगे कई दिन बाद बताती है ये कि एक सर्दियों की सुबह की बात है। आई सी साहिब, एक सर्दियों की सुबह की बात है, विंटर यानी सर्दियां। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूं, स्टैंडिंग बाई यानी खड़ा है वो, मैं देखती हूं बाय द फेंस्ड, फेंस्ड का मतलब चार दीवारी, फेंस यानी चार दीवारी, चार दीवारी किया हुआ। वैसे फेंस का मतलब बाड़ भी होता है, चार दीवारी जिसको कहते हैं वो फेंस, बाउंड्री भी होती है। तो बाउंड्री जो वॉल है, साहिब क्या है, क्लब है, उस क्लब के, मान लो ये क्लब है, उस क्लब के चारों ओर चार दीवारी है, ठीक है, यहां गेट है और अंदर धूप वगैरह लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं, पार्क बना हुआ है। वहां पर उस क्लब के, वहां वो राइटर कहती है कि एक सर्दियों की सुबह मैं देखती हूं साहिब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड, चार दीवारी किए हुए जो गेट है ना, फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, चार दीवारी किए हुए गेट के पास पड़ोस में एक क्लब है, नेबरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब में, जहां पर मैंने बताया ना आपको कि वहां पर झूले लगे हुए हैं, पार्क है वहां पर जो है वो ग्रीन दूब लगी हुई है, टेनिस
का जो क्या बोलते हैं कोर्ट लगा हुआ जहां टेनिस खेलते हैं, और वहां खड़ा है वो वॉचिंग टू यंग मैन। उस क्लब के अंदर दो युवा व्यक्ति, दो जवान लड़के ड्रेस्ड इन व्हाइट, दो जवान व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद जो अपने स्पोर्ट्स वाली कोई लोअर टी शर्ट वगैरह पहने हुए, वो क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग टेनिस। वो टेनिस खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वो टू यंग मैन, अमीर घरों के, समृद्ध घरों के जो व्यक्ति हैं, दो जने वो टेनिस खेल रहे हैं। और साहेब जो है वहां क्लब के अंदर नहीं घुसा है। वो बेचारों को कौन घुसने देता है ऐसे लड़कों को? वो बेचारा फेंस्ड गेट पीछे आया ना, कि जो चार दीवारी के बाहर जो गेट है, वो गेट पे खड़ा खड़ा उनको देख रहा है। वो वॉचिंग टू यंग मैन, उनको वॉचिंग यानी देख रहा है, जो सफेद कपड़े पहने हुए प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते देख रहा है। कौन? साहिब। तभी राइटर उसको देखती है कि वो वहां खड़ा खड़ा टेनिस का खेल देख रहा है। वो कहता है, राइटर से फिर बात होती है तो वो कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता है। देखो, उसकी भी इच्छा है, उसका भी मन करता है, उसका जी करता है कि मैं भी ये गेम खेलूं। ही हम्स, वो हम्स यानी धीमी आवाज में कहता है। हम का मतलब ऐसे गुनगुनाता होता है, पर यहां पर अपन धीमी आवाज में, धीमी सी आवाज में, मेरा भी मन करता है खेलने, ऐसे गुनगुनाने वाले अंदाज, म्यूजिकल वॉइस में कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। लेकिन बेचारा वो कंटेंट यानी संतुष्ट है। जब आदमी अभावों में जीता है ना, तो उसकी ज्यादा बड़े सपने नहीं होते, ज्यादा बड़ी, क्योंकि उसे पता है इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। तो वो सिर्फ कंटेंट टू वॉच, इसको देखकर ही संतुष्ट है। वो खेलना तो दूर की बात, वो जो दो लड़के अंदर खेल रहे हैं ना, दो व्यक्ति यंग मैन जो खेल रहे हैं, उनको देखकर ही संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, स्टैंडिंग यानी खड़ा होकर, बिहाइंड द फेंस उस दीवार के पीछे खड़ा होकर, बिहाइंड उस दीवार के पीछे खड़ा होकर ही, देखकर ही, कंटेंट यानी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है वो उस गेम को सिर्फ देख मात्र कर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वो कहता है वैसे तो मुझे कोई अंदर जाने नहीं देता, भाविए, पर मैं अंदर जाता हूं। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता ना, कोई नहीं होता आसपास, तो मैं अंदर चला जाता हूं। ही एडमिट्स, एडमिट का मतलब वो स्वीकार करता है इस बात को, वो इस बात को स्वीकार करता है कि हां मैं जाता तो हूं। ही एडमिट्स, जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूं। हालांकि वहां गेट कीपर है, उस क्लब का गेट कीपर है, ऐसे सुना नहीं है वो क्लब। फिर गेट कीपर बेचारा भला आदमी है। लेट्स मी यूज, लेट्स यानी करने देता है, करने देता है, क्या करने देता है? उपयोग, यूज करने देता है। किसका? यूज द स्विंग, स्विंग यानी झूला। कि जब कोई अंदर नहीं होता ना, क्योंकि अंदर होता है तो लोग डांट देते हैं, कहां हमारे अंदर कहां संवेदनाएं होती है। मेले कुचेले चिथड़े कपड़े पहने हुए जो कचरा बीनने वाले रेग पिकर्स है ना, या छोटी मोटी भीख मांगने वाले, वो आसपास ढंग की जगहों पे कौन घुसने देता है उन्हें। लेकिन गेट कीपर बेचारा अच्छा आदमी है, वो जानता है इसको। तो जब कोई अंदर नहीं होता, व्हेन देयर इज नो वन अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूं, और गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, मुझे झूला यूज करने देता है। स्विंग जो है ना, वो स्विंग को यूज करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं भाई, टेनिस खेलते हैं जो जूते पहनते हैं ना, वो पहन रखे हैं। अच्छा, साहेब के पास भी जूते हैं, पर देखो कहां, देखो एक तरह से इंटरेस्ट भी जगाती है राइटर, और एक हमारी करुणा, हमारी दया भी जगती है कि साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब टेनिस के जूते पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिखाई देते हैं, जो कि दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज विचित्र दिखाई देते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं ना वो डिस्कलर्ड है, डिस्कलर्ड फीके पड़े हुए हैं, रंग उड़ा हुआ, रंग उड़े हुए कपड़े, रंग उड़े हुए शर्ट्स एंड शॉर्ट पहन रखा है उसने। वो जूते टेनिस शूज जो उसने पहन रखे हैं ना, वो डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट पे वो अजीब स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। राइटर पूछ बैठती है उससे, यार ये जूते ये कहां से लाया? तो someone says them to, someone gave them to me, someone gave them to me, किसी ने मुझे दिए थे ये,
he says in the manner of an explanation. पूछती क्या है वो खुद ही बता देता है. He says in the manner of an explanation. Explanation यानी स्पष्टीकरण. स्पष्टीकरण देता है वो कि ये जो जूते ना someone किसी ने दिए थे, किसी ने मुझे दिए थे. He says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. अब इसके पीछे फैक्ट क्या है, सच बात क्या है, तथ्य क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो जूते हैं ना, that they are discarded shoes. Discarded का मतलब फेंके हुए shoes of some rich boy. some यानी किसी, यहां पर किसी है इसका मतलब किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं. अरे जब ज्यादा संसाधन होते हैं, ज्यादा अमीरी होती है, तो थोड़ा बहुत जूते का रंग उड़ जाए, कपड़ों का रंग उड़ जाए, कपड़े थोड़े पुराने पड़ जाए तो बच्चे फेंक देते हैं. मैं नहीं पहनूंगा, पुराना पड़ गया ये, मुझे तो नया चाहिए. तो ठीक उसी तरीके से ये जो साहेब ने जो जूते पहन रखे हैं ना, ये कौन से जूते हैं? ये डिस्कार्डेड शूज हैं. ये फेंके हुए जूते हैं किसी रिच बॉय के, परहैप्स, जिसने शायद, परहैप्स यानी शायद, रिफ्यूज यानी मना कर दिया होगा, टू वेयर देम, उन्हें पहनने से. शायद जिसने उसे पहनने से मना कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक के अंदर क्या पड़ गया है, कोई छेद हो गया होगा, भाई छोटा मोटा होल हो गया होगा, और उसने फेंक दिए होंगे. लेकिन इस बात से डज नॉट बोदर हिम, इस बात से साहिब को कोई परेशानी नहीं है. क्यों? क्योंकि फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा व्यक्ति, फॉर वन, एक ऐसा व्यक्ति जो वॉक यानी चला है हमेशा, क्या, बेयरफुट, नंगे पांव जो चला है, जिसने कभी जूते पहने ही नहीं, उसको तो इवन शूज विद होल, यहां तक कि मतलब जूते मिल जाए, चाहे वो छेद वाले जूते ही क्यों ना हो, फटे हुए जूते ही क्यों ना हो, इवन शूज विद होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. सपना सच होने के समान है. सपना सच होने के समान है. अगर किसी के, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बेयरफुट चला है, जिसको एक जूते मिल जाए, कौन से, होल वाले, होल यानी छेद वाले फटे हुए जूते भी मिल जाए, तो भी उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है. लेकिन जो गेम वो देख रहा है ना, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली यानी बड़ा ध्यानपूर्वक, बड़ा गहराई से वो इंटेंटली जो गेम देख रहा है ना, टेनिस वाला, वो गेम जो है वो आउट ऑफ हिज रीच है भाई, उसकी पहुंच से बाहर है. यानी वो गेम वो खेलना चाहता है, उसका जी करता है, उसका मन करता है, पर वो गेम उसकी आउट ऑफ रीच है. क्यों है आप जानते हैं? वो नहीं खेल सकता, वो व्यवस्थाएं नहीं. फिर ये थोड़े दिन और बाद की बात है, यानी यहां पर जो उसने, राइटर ने जो दिए है ना डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन दिए हैं, वो थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल से दिए, थोड़े दिन और की बाद की बात है. कि दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं निकली, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पर है, अपने रास्ते जा रहा है, वे का मतलब रास्ता. ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, दूध के बूथ पर जा रहा है, दूध की दुकान पे जा रहा है. इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है, स्टील की केतली है, डब्बा होता है ना जिसमें दूध वगैरह, चाय वगैरह डालते हैं. तो वो आज मिल जाता है मुझे कि उसके हाथ में केतली. मैं पूछती हूं, क्योंकि ये जान दी है ना, एक तरह के दोस्त से बन गए ये. कहती आज कहां जा रहे हो? तो साहेब कहां पर जा रहा है? ऑन इज वे टू मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसकी हाथ में स्टील की केतली है. वो कहता है, राइटर को बताता है, अनीस जंग को, कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि मैं अब वो जो सामने दिखाई दे रही है ना टी स्टॉल, वो चाय वाली छोटी सी दुकान दिखाई दे रही ना, वहां पर काम करता हूं. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड की वो देखो सामने. He says, वो कहता है, पॉइंटिंग यानी इशारा करता हुआ, संकेत करता हुआ, पॉइंटिंग, संकेत करता हुआ, इशारा करता हुआ, संकेत करता हुआ, डिस्टेंस में, दूर इशारा करता हुआ.
दूर, डिस्टेंस यानी दूरी पर। वो कहता है अब मैंने रैग पिकिंग आजकल नहीं कर रहा, मैं कई दिनों बाद मिले तो बताता है अब मैं रैग पिकिंग नहीं कर रहा, मैं अभी टी स्टॉल पे काम करता हूं, चाय की दुकान पे काम है करता हूं, वो जो सामने दिखाई दे रही है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। सीधा फैक्चुअल पर्सन पूछ सकते हैं कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं वेतन, और साथ में ऑल माई मील्स। ऑल माई मील्स मेरा सारा खाना, मेरा सारा भोजन, मील्स यानी भोजन, ऑल माई मील्स, मुझे सारा भोजन यानी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और साथ में क्या मिल जाता है 800 रुपए। अब सोचिए 800 रुपए सैलरी मिलती है, मात्र 800 रुपए, और सारा भोजन मिल जाता है। मैं पूछ ही लेती हूं उसे, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछ लेती हूं, राइटर कहती है डज ही लाइक द जॉब, कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, ये काम, कौन सा काम, टी स्टॉल वाला, क्या ये जॉब उसे पसंद है। आई आस्क, मैं पूछ बैठती हूं, उसका चेहरा, हिज फेस, आई सी, मैं देखती हूं उसके चेहरे पर हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक, जो बेपरवाही के भाव थे, बेपरवाही जो दिख रही थी एक, वो सीरियस हो जाता है। बेपरवाही के भाव लॉस्ट यानी खो जाते हैं, उसका चेहरा जो है वो बेपरवाही के भाव खो देता है। और जब वो पूछती है ना कि क्या डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये जॉब पसंद है, वो क्या कहता है, फिर देखो सिंबॉलिक उसमें बात की है, प्रतीकात्मक लहजे में बात की है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील की केतली जो है वो सीम्स यानी प्रतीत होती है, लगती है हैवियर, ज्यादा भारी लगती है देन द प्लास्टिक बैग, बजाय उस प्लास्टिक बैग के, वो जो प्लास्टिक वाला बैग जो बोरा था ना जिसमें वो कचरा डाल के इकट्ठा करते थे, उस बैग की बजाय स्टील की केतली ज्यादा भारी लग रही है। जो वो बैग ही वुड कैरी, जो वो ले जाता था, ले जाया करता था या ले जाता था, भूतकाल की आदत, जो वो ले जाता था सो लाइटली, लाइटली यानी हल्केपन से, इतने हल्के अंदाज में उसे हल्का लगता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर वो जो कचरा बीनने वाला बैग जो था वो बड़ी आसानी से ले जाया करता था ना, बड़ी लाइटली ले जाया करता था, उसकी बजाय उसे केतली भारी लग रही है। अब देखो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है, विरोधाभासी बात है। दरअसल तो केतली हल्की है, केतली में तो कितना वजन होगा, किलो 2 किलो, और उसमें कितना होगा 10-15 किलो तक वजन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे ये केतली भारी लग रही है, वो बैग जो था ना वो हल्का लगता था। इसका मतलब है ये, इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ ये है, आ गया देखो, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूं कि द बैग वॉज हिज, वो कहता है ये बैग जो था ना, वो जो रैग पिकिंग वाला बैग जो था, वो बैग तो उसका खुद का था, वो बैग तो मेरा था ना, उसका मालिक तो मैं खुद था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये केतली बिलोंग्स यानी उसकी है, बिलोंग्स स्वामित्व है किसका, उस आदमी का जो दुकान चलाता है, जो दुकान का मालिक है, ओन्स यानी मालिक है, जो दुकान का मालिक है, टी स्टॉल का मालिक है, उसकी है केतली, केतली मेरी थोड़ी है। यानी अब मैं फ्री नहीं हूं, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। प्लास्टिक वाला जो बैग था जिसमें मैं जो रैग पिकिंग करता था वो तो मेरा था, पर ये कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन केतली उस आदमी की है जो दुकान चलाता है, मेरी नहीं है। अब मैं, यानी ये धंधा मेरा खुद का नहीं है, अब मैं नौकरी करता हूं, और नौकरी करता हूं यानी मतलब उसके अधीन हूं मैं। जब मैं रैग पिकिंग करता था तो मैं किसी के अधीन नहीं था। क्यों, वो क्यों खुश नहीं है, सीधा प्रश्न बनेगा। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, सीधा सा बात है, साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अपना मालिक अब खुद नहीं है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना मालिक है खुद नहीं है। यानी वो जो फ्रीडम थी, वो एक आजादी थी, वो एक अपना काम था, उसमें एक फ्रीडम तो थी, आजादी तो थी, कोई कहने सुनने वाला थोड़ी था। लेकिन इस काम में, टी स्टॉल में जब नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अपना मालिक खुद नहीं है। तो साहिब क्यों नहीं खुश है, साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। तो ये है सीमापुरी और साहिब की कहानी, साहिब की स्टोरी। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं चित्र के माध्यम से एक बार फिर से। देखो ये है,
ये कचरे के ढेर के इकट्ठा किए हुए कचरे के ढेर पड़े हैं ये देखिए आप, ये इकट्ठा किए हुए कचरे के ढेर पड़े हैं ये। और ये देखो ये टापोलिन तिरपाल वगैरह ताने हुए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही एक लाइव इमेज दिखाने के लिए, तो आप समझिए इस बात को। इस प्रकार से वो इकट्ठा होता है, ठीक है। और ये देखो आप, ये एक जो है वो मैंने लिया है, इसको देखिए आप। ये साहिब जो है ये चाय की दुकान पे काम कर रहा है, ये लो, ये देखिए आप, ये है वो कैनिस्टर। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहेब अपना मालिक अब खुद नहीं है। ये कैनिस्टर है देखो, हालांकि इसमें सिल्वर का है। ये ऐसे ही सिंबॉलिक इमेज ली है, सिंबॉलिक तस्वीर मैंने ली है ताकि आपके दिमाग में एक छवि बन सके। तो ये जो है वो इस लेसन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, पहला भाग कंप्लीट हुआ। सीमापुरी दिल्ली वाला और साहेब वाली स्टोरी। रेग पिकिंग में थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। रेग पिकिंग के बारे में है, कचरा बीनने के बारे में, बेयर फुट बॉयज है, नंगे पांव घूमते हैं। सर्वाइवल जो है वो उनके लिए माध्यम है, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है रेग पिकिंग। और सीमापुरी का वर्णन करती है। साहेब की स्टोरी है, साहेब जो है वो एक इस प्रकार का लड़का है, रेग पिकर है। और फिर वो राइटर सीमापुरी जाती है, ये सारा अपन ने पढ़ लिया है। सीमापुरी इज डिवॉइड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, वहां पर सुइज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर वगैरह नहीं है। 10,000 रेग पिकर्स रहते हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं, स्क्वाटर्स हैं, शरणार्थी हैं, इलीगली दे आर लिविंग देयर। इस प्रकार की बातें इसमें। पॉवर्टी स्ट्रिकन है, चाइल्ड लेबर को लेकर है। तो ये जो है अपना इस लेसन का पहला भाग, जो साहिब वाला भाग है, जो सीमापुरी दिल्ली वाला भाग है, वो कंप्लीट होता है। इसका क्विक रिवीजन आप कर चुके हैं और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। आज जो हमने पढ़ा है इस वीडियो में, उसकी वोकेब जो हमने आज जो पढ़ा है, उसके शब्द भंडार, जो वर्ड्स मीनिंग आए हैं, वो फटाफट अपन देख लेते हैं। देखो लॉस्ट स्प्रिंग के जो शॉर्ट नोट्स और वोकेबलरी देखो। अब पहला मीनिंग यहां से है, देखो अक्वेंटेंस। ये मीनिंग आप लिखते रहें, लिख लें। और इन मीनिंग्स की और जो भी चीजें आ रही हैं उनकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दी जाएगी, जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अक्वेंटेंस यानी जान पहचान, परिचय या जान पहचान, ठीक है। उस एक्वेंटेंस की वजह से ही वो सीमापुरी जाती है। बेयरफुट, नंगे पांव, लीड्स ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है उसको, ठीक है। परिफरी, परिफरी का मतलब है कौन है परिफरी पर? बाहरी सीमा पर, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स भी बाहरी सीमा होती है। ऑन द परिफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। कौन है बाहरी सीमा पर? सीमापुरी है, ठीक है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे मीलों दूर है। फिर समझा देते हैं, मीन्स टू से दैट द रियल दिल्ली शाइनिंग विद ग्लैमर। कहने का मतलब है मीलों दूर क्यों कहा है दिल्ली से सीमापुरी को, कि वास्तविक जो दिल्ली है, रियल दिल्ली जो है, वो चमक दमक से भरी हुई है, ग्लैमर से, चमक दमक से चमक रही है, चकाचौंध से चमक रही है, एंड डेवलपमेंट और विकास से चमक रही है। वहां विकास खूब दिखता है। बट ऑन दी अदर एंड, दूसरी तरफ इन सीमापुरी नथिंग लाइक दैट। इन सीमापुरी नथिंग लाइक, सीमापुरी में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सीमापुरी इज अ स्लम एरिया, क्योंकि सीमापुरी एक स्लम एरिया है। ये आप देख लें, मतलब जो वास्तविक दिल्ली है वह आधुनिकता और विकास की चमक दमक लिए है, परंतु सीमापुरी में ऐसा कुछ नहीं है। मेटाफोरिकली नहीं, लाक्षणिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से, लाक्षणिक रूप से, उपमा की दृष्टि से। मेटाफोरिकली, मेटाफर से बनाएगी। मेटाफर क्या होता है आप समझना पड़ेगा। सिंबॉलिकली, स्क्वाटर्स यानी गैर कानूनी ढंग से, अवैध ढंग से रहने वाले शरणार्थी। कौन है? यहां स्क्वाटर्स रहते हैं, जो आए थे कब? 1971 में। विल्डरनेस, उजड़ी हुई सुनसान जगह। विल्डरनेस, उजड़ी हुई सुनसान जगह, वेस्टलैंड जिसको कहते हैं। स्टिल अभी भी, इनको आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। नो लॉन्गर, अब ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है सीमापुरी। स्ट्रक्चर यानी ढांचे बने हुए हैं यहां पर, किसके? मड के, मिट्टी के, मड हाउसेस। टापोलिन, तिरपाल होता है, टापोलिन बोलेंगे, टापोलिन। डिवॉइड ऑफ यानी वंचित है। किससे वंचित है सीमापुरी? सुइज से वंचित है। एक तो सुइज यानी नालियां, गंदे पानी की
गंदे पानी के निकास के लिए जमीन के बाहर बनी हुई नालियां, सुइज मतलब नालियां, नालियां याद रख लें आप, सुइज, ठीक है। और ड्रेनेज, ड्रेनेज यानी जल निकासी, जल निकासी की व्यवस्था यहां नहीं है। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के, बिना ऑफिशियल, बिना किसी ऑफिशियल अनुमति के। इनेबल, राशन कार्ड उन्हें योग्य बनाता है, इनेबल बनाता है, योग्य बनाता है। ग्रेन जो है वो अनाज है, ग्रेन अनाज है। सर्वाइवल, फिर बता देते हैं, सर्वाइवल जीवन जीने का अस्तित्व बनाए रखना किसी तरीके से। फीड, खाना खिलाना, वो कहते हैं कि जब हम खाना खिला पाए वो बहुत है। विदाउट एन एकिंग स्टमक, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द हुए, मतलब अर्थात बिना खाली पेट, एकिंग दर्द होते हुए, और स्टमक, स्टमक यानी पेट, एकिंग यानी दर्द होते हुए, स्टमक यानी पेट, ठीक है। वी वुड रादर लिव हियर, हम यहां रहना चाहेंगे। ये लाइन में पढ़ेंगे आप, लाइन में देख लेंगे क्या मतलब है, लाइन अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं लाइनें कई बार पूरी लाइन का मीनिंग लिख देता हूं। देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देता था, हम यहां रहना चाहेंगे। टेटर्ड, फटी हुई साड़ियों वाला वो जो ग्रुप ऑफ वीमेन है। पिच यानी लगा देते हैं, गाड़ देते हैं। ट्रेंजिट, अस्थायी घर, टेम्परेरी। डिग इन, पिच, गाड़ देते हैं। टेम्परेरी, ट्रेंजिट। ग्रो अप, बच्चे इसमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीवन का अस्तित्व बनाए रखने में भागीदार बनते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, ये बार बार आ रहा है, याद रख लेना। सर्वाइवल, सर्वाइवल, जीवन का अस्तित्व बनाए रखने का मतलब है सीमापुरी में कचरा बीनना। रैग पिकिंग, कचरा बीनना, बार बार बता दिया। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से। अक्वायर्ड यानी ग्रहण कर लिया है। प्रपोशन, एक तरह का रूप, इसने थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से होते हैं। अक्वायर्ड, ग्रहण कर लिया। प्रपोशन, एक तरह का रूप। किसका रूप बताएं आप, किसका रूप ग्रहण कर लिया? आया था ना लेसन में, फाइन आर्ट का रूप। फाइन आर्ट क्या होती है? पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह जैसी कला, फाइन आर्ट का रूप ग्रहण कर लिया। ये फाइन आर्ट बन गए, यानी कचरा बीनना भी एक फाइन आर्ट बन गया, ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग के जैसे। इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। कई वर्षों से इसने रैग पिकिंग ने ललित कला के जैसा रूप, फाइन आर्ट के जैसा रूप ग्रहण कर लिया है। इवन इफ इट इज, भले ही ये हो लीकिंग रूप, टपकती हुई छत हो, लेकिन छत तो है। और इट इज इवन मोर, ये और भी बहुत कुछ है। लाइटिंग अप, यानी उसकी आंखें चमक उठती है। किसकी? साहिब की। साहिब की आंखें चमक उठती है। सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का। हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का ढेर। स्क्राउंजिंग, खोजता हुआ, तलाश करता हुआ। होप यानी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। रैप्ट, लिपटा हुआ है, उसके लिए कचरे का ढेर। एल्डर्स, बड़े, ठीक है। मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अस्तित्व बनाए रखने का माध्य। स्टैंडिंग बाई, खड़ा है। फेंस्ड, चार दीवारी वाले गेट पे। फेंस यानी बाउंड्री, बाड़। हम्स, गुनगुनाते हुए कहता है, वो गुनगुनाते हुए ऐसा बोलता है, लो म्यूजिक वॉइस में। कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। वो गेम को सिर्फ देख कर ही संतुष्ट है, क्योंकि गेम उसकी पहुंच से ज्यादा बार है। बिहाइंड, पीछे। वे नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता तो वो कहता है ना, मुझे अंदर जाने दिया जाता है। एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। लेट्स, वो गेट कीपर मुझे अनुमति दे देता है, परमिट कर देता है। स्विंग, झूला झूलने की। लुक स्ट्रेंज, अजीब दिखते हैं। डिस्कलर्ड, रंग उड़े हुए, ठीक है। और सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के अंदाज में वो कहता है। डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, आई थी ना लाइन, वो जो टेनिस वाले जूते पहना हुआ है वो किसके? डिस्कार्डेड, फेंके हुए शूज है सम रिच बॉय। परहैप्स यानी शायद। रिफ्यूज्ड, जिसने मना कर दिया था होगा, जिसने मना कर दिया होगा पहनने से, इनकार कर दिया होगा। डज नॉट बोदर हिम, उसे उस बात से कोई परेशानी नहीं है। ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो जूते मिलना सपना सच होने के समान है। इंटेंटली यानी गहराई से, अटेंटिवली देख रहा है। ऑन इज वे, अपने रास्ते पर है। स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली या कनस्तर उसने ले रखा है। टी स्टॉल, चाय की दुकान पे वो पॉइंट काम कर रहा है लास्ट में। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी दूर इशारा करते हुए। और ऑल माई मील्स, सारा मेरा भोजन मुझे मिलता है इससे। लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि क्या वो हैप्पी है टी स्टॉल पे काम करके, तो वो खो देता है। हैज लॉस्ट, क्या खो देता है? केयर फ्री लुक खो देता है, बेपरवाही के बाहर। सीम्स हैवियर, क्योंकि उसको स्टील कैनिस्टर है वो ज्यादा भारी लगती है। जो वो ले जाता था ना लाइटली, क्या ले जाता था? बड़ा लाइटली ले जाता था वो जो प्लास्टिक बैग था रैग पिकिंग वाला वो। और इज शोल्डर, बिलोंग्स टू, स्वामित्व है। साहिब इज नो लॉन्गर इज
ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक खुद नहीं है, साहेब अब अपना मालिक खुद नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। तो ये जो है वो आज की क्लास है। कुछ बातें आपको अगर ना समझ में आए या कोई चीज आपको क्लियर करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा कम करें या सही है चलने दें, इस प्रकार की बातें भी मुझे आप बता दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम ये जो लॉस्ट स्प्रिंग का पहला भाग है, मैंने कहा ना 2 पार्ट है इस लेसन के, ये जो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है साहेब वाला पार्ट, उस पार्ट के उस भाग के क्वेश्चन आंसर बुक के भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।